इंडिया स्पेसिफिक बात करें कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बट हम अंडर ब्रीथ करते हैं। सांस शायद हम ठीक से नहीं लेते या कम लेते हैं, सोते भी हम कम हैं और हाइड्रेशन भी हमारा कम रहता है। तो ये बात ठीक है, और इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, मुझे लगता है कि लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो मोस्ट निग्लेक्टेड है। हम दिन में 25,000 बार सांस लेते हैं, 25,000 टाइम्स, और एक बार भी हमारा माइंड ये नहीं सोचता कि ऐसा हो रहा है। सांस लेना, तो उसकी क्या कोई ऐसी राइट टेक्निक है? बिकॉज वो तो होता रहता है उसमें। तो देखिए, एक चीज़ जो बहुत सारे अब पेशेंट्स को भी मैं बताता हूँ कि जब आपको सांस लेनी है, आपको एक लंबा सांस खींचना है और आहिस्ता से छोड़ देना है। टेकिंग एक्टिव थोड़ी प्रोसेस हो सकती है, छोड़ने की प्रोसेस पैसिव होती है। बट कुछ लोग क्या करते हैं सर, आपने बड़ी कॉमनली देखा होगा, पर्टिकुलरली कुछ पेशेंट्स हमारे जो ओबेसिटी के होते हैं, मोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटी सांस लेते हैं। क्या जैसे उनका एब्डोमिनल फैट कम वो करते हैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके, तो लंग का फंक्शन इंप्रूव होता है? 100% सर, 100%। तो किस तरह की लंग डिजीज का अभी आप पैटर्न देख रहे हैं, खास तौर पे यूथ की अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह की बीमारी है? 3-4 चीजें अब इंडिया में लिटरली महामारी की तरह आती जा रही हैं। मैं आपको उन्हीं 3-4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली जो डिजीज इंडिया में बहुत बढ़ रही है वो वायरल डिजीज है। जो वायरल इन्फेक्शन है वो लंग्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? सर, जितना भी वायरल इन्फेक्शन है, अगर वो लोड जहाँ जिस फर्स्ट ऑर्गन को जो वो करता है, वो ऑब्वियसली हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, और जो मेजर ऑर्गन जिसके ऊपर वो अपना इफेक्ट डालता है वो लंग्स होते हैं। नमस्कार। पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। आज का एपिसोड भी बेहद खास होने वाला है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी लंग्स हेल्थ के बारे में। हिंदी मूवी का एक मशहूर गाना आप सभी ने सुना होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जैसा हम देख रहे हैं, धुआं तो बढ़ ही रहा है, साथ के साथ हमारी फिक्र भी बढ़ रही है। तो कैसे इस धूल और धुआं भरी जिंदगी में हम अपने लंग्स हेल्थ का ध्यान रख सकें, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जो कि देश के जाने माने लंग और थोरेसिक ट्रांसप्लांट सर्जन है, डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। उनसे हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लंग्स का, अपने लंग्स का और अपनों के लंग्स का हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, नमस्कार सर, का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट सर। माय प्लेजर। तो जैसा हम बाकी ऑर्गन के हेल्थ के बारे में तो बात करते हैं, और लोग थोड़ा कॉन्शियस भी रहते हैं कि हार्ट हेल्थ के बारे में तो आजकल थोड़ा लोग कॉन्शियस भी हो गए, बात भी कर रहे हैं, और लंग हेल्थ के बारे में कोविड के बाद से थोड़ा सा लोग इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। बट एक जैसा हम सुनते हैं या देखते भी है, खास तौर पे अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बट हम अंडर ब्रीथ करते हैं। सांस शायद हम ठीक से नहीं लेते या कम लेते हैं, सोते भी हम कम हैं और हाइड्रेशन भी हमारा कम रहता है। तो ये बात ठीक है, और इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, मुझे लगता है कि लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो मोस्ट निग्लेक्टेड है। वो अपने आप बेचारा अपना काम करता जा रहा है। आपको अब देखिए, फैक्ट से ही बात करते हैं। हम दिन में 25,000 बार सांस लेते हैं, 25,000 टाइम्स, और एक बार भी हमारा माइंड ये नहीं सोचता कि ऐसा हो रहा है। प्राणवायु है, मेन चीज है, हमारे सारी चीजें इससे चलती, बट कोई इसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचता कि हम इसको कैसे हेल्थ को मेंटेन करें। तो हम एक चीज हमेशा कहते हैं कि जो पिछले 20-25 साल थे सर हेल्थ में, वो हार्ट को डेडिकेटेड थे। लोग एमआई की बात करते थे, हार्ट हेल्थ, कार्डियो एक्सरसाइजेस की बात करते थे। कोविड ने, जैसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोविड ने आते ही सब कुछ बिल्कुल चेंज कर दिया। अब ये सिनारियो ऐसा चेंज हुआ, लोगों को पहली बार शायद समझ आया कोविड के बाद कि जितना इंपॉर्टेंट हार्ट है उतने ही इंपॉर्टेंट लंग है। अब लंग हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सर हमारी एक्चुअली आदतें बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ आदतें, जैसे आपने कहा, हम अपने आप को वेल हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं। इंडियंस को आदत ही नहीं है बिना प्यास के पानी पीने की। अब प्रॉब्लम क्या है सर, प्यास पे तो जानवर भी कहीं जाके एक पॉन्ड ढूंढेगा और पानी पी लेगा, लेकिन हमारे पास तो वो
दिमाग है कि हम ये सोच सकें। सो मिनिमम अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है, सो वी शुड बी ड्रिंकिंग एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। दैट विल अकाउंट फॉर, मतलब 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। इससे किडनीज हमारी फ्लश रहेंगी। और एक एक्सेस होता है किडनी और लंग के बीच में। आप नॉर्मल हम डॉक्टरी की भाषा में कहते हैं किडनी हमारे बॉडी से एसिड्स वगैरह को निकालती हैं, और लंग उसको एसिड बेस बैलेंस बना के रखता है। अगर इनका ये एक्सेस बिगड़ जाए, मतलब आपकी किडनी खराब हो रही है, तो आपके लंग हेल्थ पे उतना ही असर पड़ेगा जितना आपकी एक किडनी खराब होने पे जो आपको डायलिसिस वायलिसिस करवाना पड़ता है। जी। जो आप जितने डायलिसिस के पेशेंट को देखेंगे, उन सब की लंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है, वो बेचारे अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो ये एक्सेस जो है ये बिगड़ता जाएगा। अगर हम अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखेंगे, तो आप समझिए आपने अपनी 10% लंग हेल्थ को बेटर ही कर लिया। अब एक आपने सोने की बात की, सोने से ज्यादा सर बैठने का पोस्चर। जब हम बैठते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे झुक के बैठते हैं। आजकल एक जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है, आपने भी देखा होगा, जब हम ट्रैवल करते हैं वगैरह, फोन लोग लेके, मैं तो प्लेन में देखता हूँ वो फोन ऐसे शुरू करते हैं और फिर मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद शायद वो फोन पे लेट ही जाएंगे। सो आप 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर के ऊपर आप ऐसे ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं, तो जब आप अपने पोस्चर को नॉर्मल सिटिंग स्पाइन पोजीशन से ऐसे करते हैं, आप अपनी कैपेसिटी को 20% रिड्यूस कर देते हैं, लंग की कैपेसिटी को। सो सिंपल एक चीज, जैसे आप स्ट्रेट बैठे हैं, जैसे मैं स्ट्रेट बैठा हूं, अगर लोग ऐसे भी बैठेंगे तो एटलीस्ट आप अपनी जो वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी है, उसको 20% इंक्रीज कर सकते हैं नॉर्मली। और तीसरा मेजर चीज है, हम आगे भी बात करेंगे कि आजकल वैसे ही ईटिंग हैबिट्स, जंक्स, पोल्यूशन, सिगरेट, वेप्स, ये हमारे लंग्स को मारे जा रही हैं। तो हमको कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे हम लंग को कॉन्शियसली बेटर कर सके। देखिए आप ये सिंपल चीजें समझिए, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये एक राक्षस की तरह है। सो ये आपके लंग को मारने आई है, आपके लंग एक योद्धा है। तो आपके लंग को आपको उतना स्ट्रॉन्ग, उतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो इन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ सके। कैसे करें, बहुत सारी चीजें मैं पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड तक हम लोगों को ये छोटे छोटे टिप जरूर देंगे ताकि वो अपनी लंग हेल्थ को इंप्रूव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया सर। देखिए हाइड्रेशन का भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी लंग हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके सोने का, आपके बैठने का जो आपने बताया। देखिए हम सिटिंग पोस्चर की कई बार बात करते हैं कि नहीं, आजकल जैसा आपने बताया मोबाइल स्क्रीन यूज करने की वजह से टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, तो वो हम उसको सर्वाइकल से या हमारी बैक पेन उससे तो कोऑर्डिनेट करते हैं, पर ये हमारे दर्शकों के लिए नई बात है कि आपके बैठने से आपके लंग्स की कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है। जी जी बिल्कुल। एक जो मैं इसमें पूछ रहा था सर आपका, जैसा हम बार बार डाइट की बात करते हैं कि आपके लिए क्या राइट ईटिंग है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, पर जो मैं ब्रीदिंग की बात कर रहा था, सांस लेना, तो उसकी क्या कोई ऐसी राइट टेक्निक है? बिकॉज वो तो होता रहता है उसमें। देखिए एक चीज जो बहुत सारे अब पेशेंट्स को भी मैं बताता हूं कि जब आपको सांस लेनी है, आपको एक लंबा सांस खींचना है और आहिस्ता से छोड़ देना है। टेकिंग एक्टिव थोड़ी प्रोसेस हो सकती है, छोड़ने की प्रोसेस पैसिव होती है। बट कुछ लोग क्या करते हैं सर, आपने बड़ी कॉमनली देखा होगा, पर्टिकुलरली कुछ पेशेंट्स हमारे जो ओबेसिटी के होते हैं, मोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटी सांस लेते हैं। ओके, यस यस, शैलो ब्रीदिंग। तो जब ये शैलो ब्रीदिंग करते हैं सर, वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारी सांस ने करना क्या है, हमें ऑक्सीजन देना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना है। सिंपल सा फंडा। अगर आप ये शैलो ब्रीदिंग करते रहेंगे, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी। लोग कहेंगे जी हम 3-4 घंटे के बाद ही जागने के हमें बिल्कुल लेथार्जिक फील होता है, हमें मन नहीं करता काम का, फिर हम कॉफी पीते हैं तो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप प्रॉपरली वेंटिलेट ही नहीं कर रहे हैं अपने लंग्स को। ठीक है, अगर आप उसी टाइम पे हाइपर वेंटिलेट करके या थोड़ा तेज सांस लेके या गहरी सांस लेके मुंह से छोड़ के उसको, जैसे हम प्राणायाम में करते हैं वैसे करेंगे, आप थोड़ी देर में देखेंगे बिल्कुल आप नॉर्मल फील करने लग जाएंगे। सो एक ब्रीदिंग गलत करने से भी आपकी की पूरी दिनचर्या और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जीवन में कई चीजें हैं जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यानी बिल्कुल, ये जैसे हमने कुछ हैबिट्स के बारे में साथ के साथ बात की, इसके साथ जैसा हम लाइफस्टाइल के बारे में तो बात करते ही है। एंड लाइफस्टाइल में अगर खास तौर पे मैं देखूं, जैसा अभी रिसेंटली एक ICMR की स्टडी भी आई थी, इसमें बाकी सब पैरामीटर्स तो चलिए हम देख ही रहे हैं, भारतीयों के बढ़ ही रहे हैं, बट एक ओबेसिटी को लेके, और जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री ने भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि 10% आपको ऑयल कम करना है। तो ओबेसिटी में खास तौर पे इंडिया में देखें तो ओवरऑल ओबीज तो हैं ही लोग,
एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा है बिल्कुल, से ट्रंकल ओबेसिटी। या जी, तो बिल्कुल एब्डोमिनल ओबेसिटी का भी क्या हमारी लंग्स हेल्थ पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है सर, आज से कुछ साल पहले, आज से हम 20-25 साल पहले चले जाएं, इंडिया में फूड रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, पीपल वर स्टार्टिंग अर्निंग, तब भी इंडिया मैल नरिश था, बट वो मैल नरिशमेंट जो थी वो अंडर नरिशमेंट की तरफ थी। अब जो हमारी मैल नरिशमेंट है वो ओवर की ओके, वजह से है। ओवर ईटिंग जो हम क्या कर रहे हैं सर, आप जी, कब कहीं भी देखिए, आप मॉल चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, हम्म वी आर ईटिंग जंक लाइक नॉर्मल फूड। कि हम्म आज, चलो आज हम, अब मैं देखता हूँ कुछ लोग पिज्जा खा रहे हैं तो एक महीने तक ही पिज्जा खाए जा रहे हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो आप, जो कोल्ड ड्रिंक होता है सर, इट्स प्योर शुगर। अगर आप उसको इवेपोरेट करेंगे तो शायद पीछे सिर्फ शुगर का एक 20-30 ग्राम का वो रह जाएगा, पैक रह जाएगा। सो जब हम ये सब ऐसी चीजों को रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में लेंगे, जिन कैलोरीज की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा कोई ऐसा रनिंग लाइफस्टाइल नहीं है कि हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं अपने पूर्वजों की तरह, या हमें 5 किलोमीटर चल के अपने ऑफिस जाने, मूवमेंट है ही नहीं है बिल्कुल, और वी आर जस्ट कंज्यूमिंग दोज एम्प्टी कैलोरीज बार 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 बार, तो हमारी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। अब ओबेसिटी से प्रॉब्लम क्या होती है सर, लंग के लिए पर्टिकुलरली बताता हूँ। जब बहुत इंसान मोटा हो जाता है, एक तो मैंने आपको बताया कि शैलो ब्रीदिंग करता है, राइट राइट दूसरी प्रॉब्लम कि जो हमारे डायफ्राम एक मेन मसल है जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती है, सो उस डायफ्राम की जो मूविंग कैपेसिटी है, बिकॉज ऑफ आपका पेट इतना बड़ा हो गया, आपके ऑर्गन्स उसको पुश कर रहे हैं, तो आप सीधा समझिए, जब आपका पेट इतना बड़ा हो गया, वो किस चीज को सबसे पहले पुश करेंगे, जो उसके नेबर्स हैं। सो नेबर्स कौन है पेट के? लंग्स। तो वो डायफ्राम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाएगा, तो उसकी टेंटिंग हो जाएगी, प्रॉपरली आप उस मसल को यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो आपकी लंग कैपेसिटी रिड्यूस होती जाएगी। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी इस लोगों में होती है सर, वो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो रात को सोते वक्त आपके बड़े कॉमनली आपने देखा होगा, मोटे लोग बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं। वो खराटे क्यों लेते हैं? क्योंकि वो वांट ऑफ एयर की वजह से वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, वो सांस जो है, क्योंकि आपका ग्लॉटिस, आपकी जुबान, जीभ मोटी हो गई है, आपका यहाँ पे पूरा गर्दन छोटी हो गई है, यहाँ पे फैट है, तो वो हवा को प्रॉपरली आपके ट्रैकिया तक और आपके लंग्स तक पहुंचा ही नहीं पाते, और तो फिर प्रेशर से एयर खींचने की कोशिश करते हैं, और बार बार उन लोगों को खराटे आते हैं। फिर ये जब जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उनको डे टाइम के में नींद आती रहती है, सुबह बिल्कुल अनफ्रेश उठते हैं, वो उनको लगता है बिल्कुल अभी मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है, थकावट रहती है हर वजह से। और फिर आप देखिए, आप जब किसी स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं या पल्मोनोलॉजिस्ट, वो आपके कहते हैं कि आप अपनी स्लीप स्टडी करी, आपने जैसे ही अपनी स्लीप स्टडी करी, कई पैटर्न्स आपके वहां निकल के आते हैं कि आपकी ओबेसिटी की वजह से ये है। अब उन लोगों को कहा जाता है आप अपना वेट कम करिए। कभी कभी आप देखेंगे इन लोगों को रात को बाईपैप एक मशीन होती है, वो लगा के सोना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट से सुबह अपना काम आराम से कर पाए। सो ओबेसिटी का लंग हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर है, और जब तक हम इस महामारी को रोकेंगे नहीं भारत में, हम प्रॉब्लम में आते रहेंगे। और सिर्फ लंग क्यों, बहुत सारी चीजों पे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, आपके घुटने कमजोर हो रहे हैं, आपके बाकी के शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये सब कुछ एक कारण से बढ़ती जा रही है भारत में, और उसका एक मेजर कारण हमारा खान पान और ओबेसिटी है। राइट राइट। तो हमारे व्यूअर्स को सर ये भी बताइए कि अगर उनका एब्डोमिनल ओबेसिटी है, पेट की तरफ उनका फैट ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसा आपने बताया कि उससे आपका लंग का फंक्शन कम होगा। ज्यादातर लोग या हमारे दर्शक ऐसे जानते हैं कि अगर आपका एब्डोमिनल फैट ज्यादा है तो आपको फैटी लीवर होगा, तो एब्डोमिनल फैट कम होता है तो उनका फैटी लीवर भी कम होता है। तो क्या जैसे उनका एब्डोमिनल फैट कम वो करते हैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके, तो लंग का फंक्शन इंप्रूव होता है? 100% सर, 100%। लेकिन उसके लिए उनको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं है कि आपको अपने ओबेसिटी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने ईटिंग हैबिट्स पे भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कि आप बड़े स्लिम हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है? तो मैं बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल आपको अपना बताता हूँ। मैं हमेशा खाना खाता हूँ सूर्योदय होने के 2 से 3 घंटे के बाद, और रात को सूर्यास्त से 2 से 3 घंटे पहले, और मैं सिर्फ 2 मील्स खाता हूँ। मैं हमेशा समझता हूँ कि जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम
अब वेस्टर्न फॉलोअर्स हो गए हैं कि हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आफ्टरनून में हमें लंच करना चाहिए, रात को डिनर करना चाहिए। राइट ये इसके लिए हमारी इंडियंस की बॉडी नहीं बनी है सर। राइट हमारी बॉडी बनी है सुबह एक बार खाना खाने के लिए और शाम को एक बार खाना खाने के लिए। अगर आप इसी मील प्लान पे आ जाएंगे एंड यू कीप इट वेरी बैलेंस्ड, आप हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी खा रहे हैं, बैलेंस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट का बैलेंस मेंटेन करके खा रहे हैं, 2 मील्स पर डे खा रहे हैं, मतलब 2 आवर्स आफ्टर राइजिंग, राइट 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, स्लीपिंग 2 मील्स पर डे। ओके अगर आप इस पे आ जाते हैं यू विल अटेन अ वेरी गुड फिगर और फिजिक। और इसके साथ अगर आप कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइज इंक्लूड कर देते हैं, आपको कुछ और करने का जरूरत ही नहीं है। राइट 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 जंक ऑब्वियसली आपको छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बिल्कुल बट अगर आप ये इन बेसिक चीजों पे वापस आते हैं, जी मैं बार बार आपके पॉडकास्ट में बताऊंगा कि वी हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे अगले आने वाले 5 से 10 साल हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेंगे। राइट नहीं बिल्कुल ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर। लंग्स की डिजीज के बारे में बात करें तो किस तरह की ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम देख रहे हैं? जैसा अक्सर हम भी देखते हैं कि लैब के अंदर आजकल आईएलडी काफी ज्यादा डायग्नोस्ड हो रहे हैं। इसके अलावा हम मोटे तौर पे चलिए एलर्जीज अस्थमा इन सब की तो बात जी करते बिल्कुल हैं, या फिर एल्डरली लोगों के अंदर हम सीओपीडी की बात बिल्कुल करते हैं। तो किस तरह की लंग डिजीज का अभी आप पैटर्न देख रहे हैं, खास तौर पे यूथ की अगर मैं बात करूं जी बिल्कुल। तो वो किस तरह की सर बीमारियां? 3-4 चीजें अब इंडिया में लिटरली महामारी की तरह आती जा रही हैं। जी मैं जी आपको उन्हीं 3-4 चीजों के बारे में बताऊंगा। हम्म सबसे पहली जो डिजीज इंडिया में बहुत बढ़ रही है वो वायरल डिजीजेस हैं, okay, बहुत ज्यादा। आपने लैब में भी आप लैब जी में भी देखा होगा आपने। पहले वायरल क्या होता था, सीजनल होता था, राइट मतलब कुछ एक रेनी में आया फिर नेक्स्ट सीजन में आएगा तो कुछ लोगों को गला खराब होगा। हम्म अब मैं देखता हूँ 99 to 100% ऑफ पीपल, चाहे वो मैं हूं, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे हमारे ऑपरेटेड पेशेंट हो, सबको हर 2-3 महीने के बाद वो एक बार गला खराब जरूर होता है, यस एक बार वो नाक जरूर बहती है, पूरा राइट एक वायरल। जो कोविड था सर, लोगों ने समझा कि कोविड के बाद कोविड खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोविड ही कोरोना वायरस या ऐसे कई वायरस रूप बदल बदल के हमारी पॉपुलेशन में फैलते हैं, एक इम्यूनिटी बनती है और उसके बाद डाई डाउन हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। बट ये हो क्यों रहा है हमें ये समझना पड़ेगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण सर एयर पोल्यूशन है कि जितना आप हर बहुत सारी स्टडीज अब हो चुकी हैं जो दिखाती हैं कि जहां जहां पे पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है वहां रेस्पिरेटरी और बाकी डिजीजेस का स्तर भी बहुत ज्यादा है। ओके जो ये पोल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं जैसे PM2.5 PM10, ये सारे कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं ओके इन वायरसेस के, और इनके फैलने में बहुत ज्यादा इनका रोल होता है। सो वायरल डिजीजेस हमारे समाज में बहुत बढ़ रही है। राइट दूसरी प्रॉब्लम एक और जो बहुत ज्यादा ILD की आपने बात जी की, जी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इसको लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं। ओके ये भी अब इंडिया में बढ़ रहा है, पहले बहुत कम था, अब ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ने की वजह से ILD। और ILD एक ऐसा डिजीज है सर लंग का जिसमें लंग फाइब्रोसिस, आप लंग पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो एकदम आपकी लंग कैपेसिटी गिर जाती है। उसके बाद कुछ देर के बाद आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, फिर कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन, और आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बहुत ज्यादा इलाज डिफाइंड नहीं है पेशेंट कुछ कर नहीं पाता। तो जितने भी ILD के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनको रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, गुड मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह में ट्रीट करते हैं, और अल्टीमेटली फिर इन ILD के पेशेंट्स का हमेशा ट्रीटमेंट लंग ट्रांसप्लांट ही रहता है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। राइट राइट तीसरी डिजीज जो बढ़ रही है सर वो है स्मोकिंग इंड्यूस COPD, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितने भी लोग हमारे आज से 15-20-25 साल पहले जब स्मोकिंग शुरू किया उन्होंने और आज तक आते 50-55 में आ चुके हैं और स्मोकिंग कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, उनको COPD नामक डिजीज हो जाती है, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लंग बड़े हो जाते हैं, गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। सो जो एयर एक्सचेंज नॉर्मली होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। और इन पेशेंट पे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, छाती में हवा भर जाती है, कब आहिस्ता आहिस्ता ये पेशेंट्स भी ऐसे ही हो जाते हैं जैसे ILD के पेशेंट्स होते हैं, सांस प्रॉपरली ले नहीं पाते, एम्फाइसीमा जैसा उनका वो होता है, और बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली या तो मेडिकल मैनेजमेंट या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। राइट राइट और एक डिजीज जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूंगा वो है लंग कैंसर। इंडिया इज बिकमिंग हब ऑफ लंग कैंसर। 3 मेजर कारण सर। पहला कारण स्मोकिंग बहुत रैम्पेंट होती जा रही है हमारी कंट्री में। दूसरा अनरेगुलेटेड
हुक्कास, हम्म वेपिंग, इस हम्म तरह की प्रॉब्लम्स। और हम्म तीसरा मेजर कारण सर एयर पोल्यूशन। हम्म डायरेक्ट कोरिलेशन है, मैक्सिमम स्टडीज शो कर चुकी हैं हम्म एयर पोल्यूशन लेवल और लंग कैंसर का। हम्म, मैं आपको एक छोटी सी स्टडी बताऊंगा जी जो हमारा डिपार्टमेंट ने किया। जी एक स्टडी हमने की कि हमने 1980s में हमारे जो हेड हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, उनकी ओपीडीज के पैटर्न को अब हम्म हमारी ओपीडी के पैटर्न से कंपेयर किया। ओके तो उस समय 1980 में जो हम्म लंग कैंसर का पेशेंट आता था हम्म वो एक बूढ़ा इंसान होता था, हम्म मेल होता था हम्म और क्रॉनिक स्मोकर होता था जिसने 20-25 साल सिगरेट पिया होता था। राइट नॉर्मल बिल्कुल बहुत सारी ओपीडीज में हम्म ये पेशेंट देखे जाते थे, रेस्पिरेटरी की ओपीडी में। हम्म अब पिछले 5-10 साल से ये हम्म, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है सर। ओके अब हमारे पेशेंट यंग हैं, हम्म फीमेल्स ज्यादा हैं अच्छा और नॉन स्मोकर ज्यादा हैं जिन्होंने आज तक सिगरेट टच भी नहीं की। आप हम्म मानेंगे नहीं, हम्म अभी कुछ दिन पहले हमने एक 24 साल के लड़के का हम्म एक सर्जरी किया है कैंसर के लिए, जिसमें हमने लंग का आधा भाग निकाला उसका, क्योंकि उसमें पूरा कैंसर आ गया था। सो राइट उसको निकाला, लोबेक्टमी कहते हैं सर्जरी को, 24 ईयर। और उसके एक ही क्वेश्चन था मुझसे हम्म कि सर मैंने आज तक, मेरे पूरे फैमिली ने और मैंने आज तक सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है, मुझे हम्म बताइए मुझे लंग कैंसर क्यों हुआ। कुछ लोग कहेंगे हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स हो हम्म सर, पर मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है हम्म कि इतने पोल्यूटेड, इतने पोल्यूशन इन्फेस्टेटेड एरियाज में रहने वाले लोगों का, जब हर स्टडी, हार्वर्ड की स्टडीज हैं, कई स्टडीज हैं जो अब कहती हैं कि लंग कैंसर का डायरेक्ट कोरिलेशन है पोल्यूशन के साथ, और ओके पोल्यूशन का लेवल हमारे यहाँ पे वेस्ट से 10 टाइम्स ज्यादा है। तो राइट यही कारण है इन लोगों में लंग कैंसर होने का। तो ओके स्वरूप ही बदलता जा रहा है इस ड्रेडफुल डिजीज का। राइट नहीं बिल्कुल आपने सही बताया इसमें एक एक करके हम आते हैं जैसे जी आपने बताया कि खास तौर पे अगर इंडिया में देखें अभी बिल्कुल सर, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में खास तौर पे बिल्कुल देखें तो बिल्कुल, जैसे वायरल इन्फेक्शंस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं बहुत। पर सर वायरल इन्फेक्शन को तो आमतौर पे अगर हम बात करें हमारे व्यूअर्स भी इस बात से सहमत होगी कि उसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं बिल्कुल सर, कि काफ़ी सारे लोगों को फ्रीक्वेंटली वो होते रहते हैं तो जो वायरल इन्फेक्शन है वो लंग्स को कैसे अफेक्ट करते हैं सर जितना भी वायरल इन्फेक्शन है, अगर वो लोड जहाँ जो जिस फर्स्ट ऑर्गन को जो वो करता है, वो ऑब्वियसली हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल और जो मेजर ऑर्गन जिसके ऊपर वो अपना इफेक्ट डालता है वो लंग्स होते हैं। वो ओके लंग की कैपेसिटी को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करता है। हम्म वायरल इन्फेक्शंस अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में हो जाए, जैसे आप देखिए, जैसे मैं और आप हैं, चलिए ठीक है, हमें 2-4 बार वायरल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राइट कोई डायबिटिक है, बुरी तरह से डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल नहीं है, कोई कैंसर पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, आईएलडी का पेशेंट है, जब भी उसको वायरल इन्फेक्शन होगा सर, वो आप देखेंगे वो रेस्पिरेटरी की ओपीडी के बेचारा बाहर बैठा होगा। राइट और इनमें से कुछ पेशेंट इतने सिक हो जाते हैं कि उनको इमरजेंसी में लाके वेंटिलेटर के ऊपर डालना पड़ता है। तो द मोस्ट कॉमन ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन लोगों में जो होता है वो लंग ही। सो ओके इसीलिए मैं हमेशा कहता प्रोटेक्ट हूं कि वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट अदरवाइज हमारे शायद कैपेसिटी में इतना फर्क ना पड़े, बट जो थोड़ा सा भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कॉम्प्रोमाइज्ड है हाँ वो फंस जाएगा। ओके ओके तो इसमें आप इसका प्रिवेंशन भी बता दीजिए ताकि साथ के तो साथ हम वायरल इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। जी लोग मुझसे पूछते हैं कि पोल्यूशन के लिए पूछते हैं यूजुअली कि मास्क कुछ काम करते हैं, तो पोल्यूशन का तो मैं चलो बाद में बताऊंगा, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में मास्क काम करता है कैसे। अच्छा जब भी आप बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में हो, हम्म फ्लाई कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स में हैं, थिएटर्स में हैं, तो एक सिंपल जो सर्जिकल मास्क होता है ब्लू कलर का, हम सर्जन्स पहनते हैं ऑपरेट करते टाइम, अगर आप वो पहन के रखेंगे, एटलीस्ट जितनी देर आप उतने क्राउडेड एरिया में हैं, चाहे वो 1 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वायरल। ओके ये हर ड्रॉपलेट से फैलता है, मेरे छींकने से, मेरे बात करने से, मेरे साथ वाले इंसान को फैलेगा। तो राइट अगर आपने वो मास्क पहना हुआ है और हाँ अगर आपको वायरल है, तो हाँ आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वो मास्क पहन के रखिए और उसको सोसाइटी में ना फैलाएं। राइट ठीक है, राइट राइट अगर ये एक सिंपल सा इंटरवेंशन भी हम कर लेते हैं कि सिंपल मास्क उस टाइम पे जब हम बहुत जब क्राउडेड भी एरियाज में होते हैं वहां पहने, फ्लाई करते टाइम, ट्रेन में यूज करें, जी हमें ये वायरल इन्फेक्शंस बहुत कम हो जाएंगे। ओके और एक चीज मैंने जो पहले बताई थी कि हमको अगर इन वायरल्स, इन बाकी चीजों से, इस पोल्यूशन से लड़ना है, तो हमको अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा के रखना होगा। इसके लिए योगा, प्राणायाम, ये डीप सब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, कार्डियोज, रनिंग, ये सब कुछ हमको अपनी लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट नहीं राइट तो
वी आर गोइंग वो टुवर्ड्स कर अ सकते। डूम्सडे। ओके, तो जैसे ऑफिस में किसी को अगर एक को वायरल है तो बिल्कुल, फिर वो बाकी को भी वो अफेक्ट कर बाकी ही को भी सकता है। देगा। सो आप सोसाइटी की उसके लिए बेटर है। एटलीस्ट जस्ट वेयर ए सिंपल हम्म सर्जिकल मास्क। मैं नहीं कहता कि N95 पहनिए, दैट्स अ हम्म कॉस्टली मास्क, पहनना बहुत मुश्किल है, बट अगर हम्म आप सिंपल कपड़े का मास्क भी पहनेंगे या हम्म सिंपल एक सर्जिकल मास्क भी पहनेंगे तो उससे भी एटलीस्ट आप लोगों को इन्फेस्ट नहीं करेंगे। राइट राइट। तो सर इसमें कुछ आप जैसे और प्रैक्टिकल टिप्स की, ज्यादातर क्योंकि इन्फेक्शन तो आजकल हर जगह हम देखते ही हैं, जी वायरल किसी ना जी किसी को होता है। जी। तो कुछ ऐसी टूल किट जैसे अगर हम अपने साथ कैरी कर सके कि अगर सैनिटाइजर मास्क हम सर रखें एज एंड व्हेन बिल्कुल, रिक्वायर्ड। जो कोविड में एक सर जी। चीज हुई थी, 6 फुट की दूरी बना के रखिए, हम्म। हाथ साफ रखिए, हम्म नाक को कवर्ड रखिए। ये हम्म 3 चीजें रेलेवेंट हैं फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। हम्म कोविड खत्म नहीं हुआ है सर, वो हम्म, हमारे साथ साथ चलता जा रहा है और हाँ। हमारे अंत तक हमारे साथ चलेगा। राइट राइट। तो अपना हाथ क्लीन रखिए, उसके लिए आप बिल्कुल कुछ, अगर आप कोई फैंसी भी। सैनिटाइजर मत यूज करिए, बट हम्म एटलीस्ट आप कुछ देर के बाद अपना हाथ धो लीजिए। जब हम्म आपने किसी सरफेस में, किसी एलियन लगा। सरफेस में टच किया तो हम्म थोड़ी देर के बाद, 2-4 घंटे के बाद अपने हाथ धो लीजिए। या हम्म, छोटा सैनिटाइजर का बॉटल रख लीजिए जो अफोर्ड कर कर सकते हैं, सके। जस्ट क्लीन कर लीजिए अपने हाथ। हम्म और थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, मतलब ऐसा हम्म नहीं है कि कोई किसी के बिल्कुल ही पास चिपक के आपको राइट। बात करनी है। हम्म क्राउडेड एरिया में थोड़ा मास्क का यूज करिए। अगर ये हम्म, टूल किट अपने पास आप रखेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इन छोटी छोटी बीमारियों से बचते बच जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे वायरल इन्फेक्शन के बारे में अगर बात की आपने, कुछ की खास तौर पे हमारे जो वनरेबल लोग आपने बताया बिल्कुल कि जो बिल्कुल, बुजुर्ग हैं या उनको तो सर उनको बचाना बहुत बचाना, इंपॉर्टेंट है, तो कोई क्योंकि वैक्सीन उनके लिए। बिल्कुल फ्लू ओके। वैक्सीन सर हर बुजुर्ग को 60 साल की उम्र के बाद लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। राइट। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। हम्म आप अपने नियरेस्ट सेंटर में जाइए, जैसे स्टार में जाइए, जैसे हम्म मेदांता में, कहीं भी आप जाइए, जी। वहाँ के पल्मोनोलॉजिस्ट या वहाँ के डॉक्टर से मिलिए। वो हम्म आपको एक पूरा शेड्यूल दे देगा कि आपको कब ये वैक्सीन लगानी है। हम्म फ्लू वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम्म इंडिया में क्या, वर्ल्ड में एक डाटा है हम्म कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं अबव 60, हम्म डेथ का मेजर कारण 2 ही है। हम्म पहला है हार्ट फेलियर और हम्म दूसरा है रेस्पिरेटरी फेलियर। ओ, तो आप हार्ट फेलियर को तो बहुत सारे तरीके से लोग बताते हैं कैसे प्रिवेंट करना है। हम्म रेस्पिरेटरी फेलियर को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं हम्म तो उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। तो फ्लू की वैक्सीन और यूथ भी लेनी ले चाहिए, सकता है, बिल्कुल यंगस्टर ले भी ले सकते हैं सर, सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। आपको 60s के ऊपर तो लेनी ही लेनी है, हम्म बट आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए, वो हम्म आपको एक पूरा शेड्यूल बना के देगा। जितनी अर्ली अर्ली स्टार्ट करेंगे दैट्स गुड फॉर यू। राइट सर, स्मोकिंग पे सर एक बार दोबारा से हम लौटते हैं। तो जैसा हम बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, जी बिल्कुल। बहुत important। तो सिगरेट स्मोकिंग की हम बात भी कर रहे थे जी और लोगों को पता भी होता है जो स्मोक कर भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर अभी जैसा जब से पोल्यूशन के ऊपर बात होना जी शुरू हुई है और जी आपने भी जैसा बताया कि नॉन स्मोकर्स में भी जी लंग बिल्कुल कैंसर, तो बिल्कुल। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा वैसे भी तो हम पोल्यूशन में 15-20 सिगरेट पी रहे पी ही रहे हैं, हैं सर, तो ठीक है सिगरेट भी पी लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के एटीट्यूड में आप क्या मैसेज देना देखिए सर, चाहेंगे मैं अगर। आपको थोड़ा साइंटिफिक वे से ये समझाता हूँ। हम्म जो PM2.5 होता है, दैट इज अ पार्टिकुलेट मैटर जो पोल्यूशन में है। हम्म उसका मतलब होता है 2.5 माइक्रोन का एक हम्म पोल्यूटेंट जो हमारे श्वास में जाता है। तो हम्म एक कन्वर्जन फैक्टर होता है जब हम्म PM2.5 22 के करीब होता है। हम्म सो आप समझ लीजिए आपने एक सिगरेट पी लिया उस दिन। सो हम्म अगर हम इसको देखें हमारे दिल्ली में या हम्म गाजियाबाद, गुड़गांव वगैरह एरिया में हम्म 200 के करीब रहता नॉर्मली है। हमारा PM2.5 रहता है। अब हम्म अगर हम डिवाइड करें तो हम्म 10 सिगरेट आपने दिन में पी लिए, हम्म सिर्फ दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव मेट्रोज की हवा में सांस लेने की हम्म वजह से हम्म 10 आपके हो गए। हम्म अब हमारा एक कोरिलेशन रहता है कि जितनी सिगरेट आप ज्यादा पिएंगे उतने आपके चांसेस लंग कैंसर वगैरह होने के ज्यादा होंगे। सो हम्म सपोज करिए आपने 10 पी लिए पोल्यूशन की वजह से और 10 पी लिए आपने अपनी आदत की वजह से। सो आपका 10 से सीधा 20 हो गया। हम्म आपका 50% राइज हो गया, जो आपका कन्वर्जन रिस्क फैक्टर है, फैक्टर। रिस्क फैक्टर है टू गेट ए लंग कैंसर। तो इसलिए। जो पीता है हम्म उसके लिए ये सिंपल सी चीज है कि 10 आपने सुबह से पी ली हैं हम्म और आप 10 और पी रहे हैं, तो शाम तक आपका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। ठीक। सो और ये 10 सर मैं और आप हम्म नहीं पी रहे हैं। मैं हमेशा हर उस पर बताता हूँ प्लेटफॉर्म पे। हम्म आज सुबह जो सफदरजंग हॉस्पिटल में छोटा बच्चा पैदा हुआ है सर, हम्म वो भी जब शाम तक सांस लेगा, रात तक सांस लेगा, हम्म तो वो भी 10 सिगरेट पी चुका है। ये गिफ्ट है जो हम लोगों ने दिया है अपनी हम्म आने वाली जनरेशन को। उस एक बच्चे का हम्म क्या कसूर है जो सुबह सफदरजंग में पैदा हुआ है, जो 10 सिगरेट शाम तक, हमारे सिर्फ कुछ ऐसे व्यवहार की वजह से जिसको चेंज किया जा सकता था, राइट राइट राइट। पोल्यूशन।
बिल्कुल ठीक। That's तो all. नहीं, स्मोकिंग में सर जैसा बात करते हैं स्पेसिफिकली लोगों को पता भी है कि इसकी वजह से कैंसर जी होता है जी और जी इसमें 70 60 70 तरह के कार्सिनोजेन है होते कि हैं, बिल्कुल तो सर। पोल्यूशन को लेके लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि अच्छा उसमें उसी तरह के कार्सिनोजेन सर, होंगे। बहुत सारी स्टडीज कहती हैं हम्म। कि जो 70-80 कार्सिनोजेंस स्मोक स्मोक सिगरेट स्मोक में है, हम्म। 65 के करीब करीब हमारे पोल्यूशन के एयर में भी है। आप ओके। वही पोल्यूशन की सिगरेट तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, हम्म। जलाना पड़ेगा, कश खींचना पड़ेगा। हम्म। पोल्यूशन तो आपको ले रहे हैं, आप लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। Right, सो right. वही कार्सिनोजेंस आप कंटिन्यूसली कम से कम 20 से 25 हजार बार दिन में लेंगे। नहीं नहीं ठीक है। तो मेजर दो रिस्क फैक्टर आपने बताए, जी, स्मोकिंग एंड आपका सिगरेट सिगरेट, स्मोकिंग, पोल्यूशन पोल्यूशन। में है ना। जी, तो अब सिगरेट स्मोकिंग की बात करें कि देखिए उसको तो फिर छोड़ना ही है, हंड्रेड वही एक परसेंट तरीका है। 100%। बट उसको छोड़ने में कई बार कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैंने अब सिर्फ हफ्ते में एक कर दी है, या फिर वो कहते हैं कि नहीं मैंने इसकी जगह ई सिगरेट शुरू कर दी है, जी, या फिर कुछ च्युइंगम वगैरह होती है कुछ निकोटिन निकोटिन की की। वो शुरू कर दी है, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं वीड लेता हूँ तो स्मोकिंग इससे मेरी छूट छूट गई है, जाएगी। जी, या फिर आजकल जैसे हुक्का बार वगैरह बिल्कुल है। बिल्कुल सर। तो और इसके अलावा वेपिंग भी काफी ज्यादा बिल्कुल बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये सब मतलब इनसे भी इतना ही हार्म है जितना हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करें। तो सर मेरा बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम्म। मैं बात करता रहता हूँ इस पे। ई सिगरेट या वेपिंग या ये सब चीज़ें जो है, एक्चुअली एक चाइना में फिजिस्ट का एक प्रोफेसर था, उसने ये इजाद किया हम्म। क्योंकि उसको स्मोकिंग की बहुत आदत थी। तो हम्म। अपनी स्मोकिंग को छोड़ने के लिए उसने वेपिंग का इजाद किया कि अच्छा। मैं ऐसी कोई चीज़ करूं जिसमें जलाना ना पड़े, तो ये हाँ तार मेरे बॉडी में जो लंग्स में नहीं होगा। हाँ। सो ईथर को जला के उसने एक एक्सपेरिमेंट किया नहीं। बट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था सर, और ये पूरे वर्ल्ड में एक सिगरेट को छोड़ने के उसकी तरह हुआ हम्म। यूएस में भी। अब आप मानेंगे नहीं, 50 से 60 करोड़ लोग हैं दुनिया में जो वेपिंग करते हैं, ई हम्म। सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। हम्म। आप जानते नहीं है सर कि वो आदमी यूसुफ सराय में बैठ के वो शायद बना रहा होगा, हम्म। उसमें वो क्या केमिकल्स का यूज कर रहा है। जब आप उसको अंदर लेते हैं तो हम्म। खींचते हैं, हम्म। उसमें निकोटीन को जलाने के लिए अब उसका नहीं यूज हो रहा, टोबैको का यूज नहीं हो रहा। हाँ। अब यूज हो रहा है ईथर और केमिकल्स का, जो हम्म। हीट प्रोड्यूस करेंगे, उसको जलाएंगे, आप उसको अंदर लेंगे। हम्म। इफेक्ट उतना ही बुरा, हम्म। उसके ऊपर से वो केमिकल्स जाके आपके लंग में जाके बैठेंगे हम्म। और लंग कैंसर और ऐसी प्रॉब्लम्स को 10 टाइम ज्यादा बढ़ाएंगे जो सिगरेट से फैलती थी। ओ। सो जो चीज नॉर्मल उसको नॉर्मल हटाने हाँ। के लिए ली गई, जी। वही हमारा श्राप बनती जा रही है। ओ। अब प्रॉब्लम और एक कि हम्म। जो यंगस्टर्स हैं जिनको हम पूछते हैं कि भैया नहीं, वी डोंट हम्म। स्मोक बट वी वेप। सो उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है कि जो सिगरेट उन्होंने छोड़ने के लिए ये चीज की है, बिल्कुल वो बिल्कुल हाँ। उससे भी 10 टाइम ज्यादा उनको मारने वाली है कुछ दिन में। मैं एक हम्म। एग्जाम्पल बड़ी बार देता हूँ। हम्म। एक बड़े ही इंडिया के फेमस ब्यूरोक्रेट हैं हम्म। जिनके सन हम्म। वेपिंग से ग्रस्त हो गए। हम्म। उन्होंने काफी वेपिंग की, कुछ 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और हम्म। कुछ पार्टीज भी हम्म। करते रहे, पूरी रात हुक्का बार ऐसा। हम्म। उनके लंग्स नेक्स्ट दिन 24 घंटे के अंदर हम्म। कंप्लीटली डैमेज हो गए। दोनों साइड न्यूमोथोरैक्स हो गया। जब हम्म। लंग का सीटी कराया गया, हम्म। लंग्स ऑलमोस्ट डैमेज होने वाले थे। हम्म। उस एक बच्चे को, वो 24 साल का बच्चा था, हम्म। उसका लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ा। ओ। अब कितने लोग हैं भारत में सर जो हम्म। लंग ट्रांसप्लांट अपने बच्चे का अफोर्ड कर पाएंगे, हम्म। सिर्फ इस वजह से कि वो वेपिंग कर रहा है या ई सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहा ओके, इतना है। डेंजरस है डेंजरस है सर ये। ये। राइट, पर इसमें सर एक चीज और भी है, जैसे कुछ आपने भी एग्जांपल दिया, जी अगर एग्जांपल से बात करूं, सिगरेट स्मोकिंग में कई जी बार लोग ऐसा बात करते हैं कि नहीं हम स्मोक करते हैं तो हम तो धुआं बाहर छोड़ देते जी हैं जी ना। जी। तो ये क्या कंसेप्ट है, धुआं बाहर चलिए मैं छोड़ आपको देते धुआं अंदर का दिखाता हूँ सर। हैं? मेरे पास ये फोटोग्राफ है, ये बड़ी फेमस फोटोग्राफ है सर। हाँ हाँ हाँ। ये एक्चुअली हम चेस्ट के सर्जन्स हैं, आपने शुरू में जी जी बताया। जी जी। तो भगवान ना करे किसी को अपने लंग्स देखने पड़े, हाँ। पर मैं तो बहुत सारे लोगों के लंग्स रोज सुबह से शाम तक देखता रहता हूँ। राइट राइट। तो ये एक यहाँ पे जो आप देख पाएंगे, हाँ 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 ये हाँ। एक नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन जो टीनेजर का लंग है सर, अच्छा जो शहरों में जो रहते हैं। शहरों में रहते हैं। और ये एक लंग है जो एक ऐसे एरिया से हम्म। पेशेंट आया है हम्म। जिस वहां पे कोई अर्बनाइजेशन नहीं है, गाड़ियां नहीं है, बहुत ही कोई पहाड़ी गांव इलाका। गांव से, अच्छा। पहाड़ी इलाके से ये है। अच्छा। तो अब देखिए कि लोग जो कहते हैं कि हम धुआं बाहर फेंक रहे हैं जी या जी। हमारी लंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम्म। ये सिर्फ पोल्यूशन
और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये लंग का ये हाल है हमारे। ओ, अब इससे भी ज्यादा जैसे जैसे ही टीन एज से आगे बढ़ेंगे, 40s में जो हम लंग देखते हैं वो पिंक नहीं सर ब्लैक कलर के हो गए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही कारणों की वजह से। जो जी। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके तो पूरे ही ब्लैक ही होते हैं, पिंक छोटे छोटे पिंक बीच में वो दिखते हैं, हाँ और जो स्मोकिंग नहीं करते उनके इस तरह दिखते हैं कि थोड़े से पिंक हैं और थोड़े से ब्लैक हैं। सो ये हमने अपने लंग्स को किया है, ये हमने गिफ्ट दिया है अपनी आने वाली जनरेशंस को। भगवान ने ऐसा बना के भेजा था सर हमको, और हमने पॉल्यूशन और सिगरेट की वजह से ये हमने चेंजेस लाए हैं लंग के अंदर। सो ये मतलब अगर आपके पॉडकास्ट में कोई एक चीज लोगों को याद रखनी है बिल्कुल तो बिल्कुल इस फोटोग्राफ को याद रखना है। बिल्कुल सर, फोटोग्राफ के जरिए खैर लोगों को, हमारे व्यूवर्स को और अच्छे से समझ आया है। बिल्कुल और जैसा पैसिव स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे थे कि बाहर धुआं छोड़ देते हैं, तो काफी सारे लोग तो बच्चों के साथ भी स्मोक, बिल्कुल सर, मतलब क्योंकि बच्चे बैठे लोग घरों रहते हैं। में आदत पड़ जी गई जी आपको, जी। अब ऐसा तो है नहीं हर बार उठ के बाहर जाएंगे, लोग घरों में स्टार्ट कर देते हैं, कार्स में स्टार्ट कर देते हैं। सो जो आप ले रहे हैं एटलीस्ट आपके सिगरेट के पीछे एक फिल्टर लगा हुआ है जो एटलीस्ट आपको हो सकता है 10% बचा ले। जो आपका बच्चा है, आपकी वाइफ है, आपके मदर हैं साथ में, वो जब आप धुआं छोड़ रहे हो वो उसी धुएं को 100% अपने पास ले रहा है बिना किसी फिल्टर के। तो जो आपको प्रॉब्लम शायद 10 साल के बाद होनी है, हो सकता है उनको 5 साल के बाद ही होना स्टार्ट हो जाए। राइट। पैसिव स्मोकिंग इज मच डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। इसमें कुछ आप सुझाव दें हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि हम हर चीज के बारे में, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन की बात भी कैसे सिगरेट छोड़ना ही पड़ेगा। ओके। अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं, आजकल सिगरेट काउंसलर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, आप उनसे मिलिए। बहुत सारी चीजें वो बताते हैं, निकोटिन पैचेस के बारे में बताते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी को फिर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। बहुत सारे सोशल आपको एक्सपेरिमेंट्स में वो डालते हैं जहां पे आपको डाइवर्जन बेसिकली देना है आपको। सिचुएशन में डाल हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है सर कि मैं किसी को बोलूंगा आज भैया तुम सिगरेट छोड़ दो, वो छोड़ देगा। उसकी सोसाइटी को हेल्प भी करनी पड़ेगी, वो एडिक्ट है उस चीज का, वो उसके बगैर रह नहीं सकता। तो फैमिली को भी हेल्प करनी पड़ेगी, सोसाइटी को भी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे कोई दोस्त है वो कहे नहीं भैया तुम नहीं पियोगे, तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी आदत होती जा रही है, वो थोड़ा समझेगा, फिर उसको किसी डाइवर्जन में डालना पड़ेगा, आर्ट में, म्यूजिक में, किसी चीज में, एक्टिविटीज में, रनिंग में, एक्सरसाइज में, तो शायद उसका थोड़ा थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज दिस डाइवर्जन थेरेपी सोसाइटी की हेल्प से इन पेशेंट्स को हेल्प करती है सिगरेट छोड़ने के लिए। तो कोई सिगरेट छोड़ता है तो उसका कुछ जो भी डैमेज उसका हुआ है वो कुछ रिवर्सल होता है या रुकता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। जैसे आपने सिगरेट छोड़ी, बहुत सारी चीजें आपकी बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा। कुछ दिन के अंदर जो आपके लंग के ऊपर जो आपने डैमेज किया है उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप थोड़े कम पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो काफी अच्छा असर होगा आपके में, आपका जो लंग कैंसर होने के चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे अगर आप एक्टिव सिगरेट स्मोकिंग आज रोक देते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अभी जैसे आपने सिगरेट स्मोकिंग एंड पोल्यूशन की बात की, तो इसका आपने कोरिलेशन बताया लंग कैंसर से भी। बिल्कुल। तो लंग कैंसर को कैसे हम प्रिवेंट या स्क्रीन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फिर हम सभी वनरेबल हो गए जो पोल्यूटेड सिटीज में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कि, मैं हमेशा कहता हूं सर कि आपको कोई फर्स्ट सिम्टम भी हुआ है ना किसी चीज का, सपोज करिए आपको लगता है कि आप 2 फ्लोर नॉर्मली चढ़ पाते थे नॉर्मली, और अब थोड़ा 2 फ्लोर चढ़ने में सांस चढ़ रही है आपकी, या कभी सुबह ब्रश करते टाइम बलगम में खून आ गया आपकी, या चेस्ट में अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इमीडिएटली अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या अपने आसपास के अच्छे फिजिशियन, थोरासिक सर्जन, इनको दिखाइए। एक बहुत ही कॉमन स्कैन होता है, अब इंडिया में बहुत कॉमनली अवेलेबल है अच्छे हॉस्पिटल्स में, जिसको लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं। ओके, ठीक। उसमें जो सीटी की जो रेज होती हैं वो बहुत कम होती है, और उससे हम स्क्रीन कर सकते हैं जो भी लोग जिनको लगता है कि हमने 5-10 साल स्मोकिंग कर ली है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो बड़े अच्छे जो सेंटर्स होते हैं जैसे स्टार है, मेदांता है, वहां आए, अपना लो डोज सीटी कराएं और उस सीटी को अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से रीड करवाएं। बहुत सारे केसेस में, 90% केसेस में हम ये जान सकते हैं कि उनके फेफड़ों में कोई कैंसर की गांठ वगैरह तो नहीं बन रही है। दिस इज अ वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। और नॉर्मल स्क्रीनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी ही लंग कैपेसिटी को एटलीस्ट रोज भी टेस्ट कर सकते हैं। वो एक रेमेडी भी है जो मैं आगे देना चाहता था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हम फिजियो नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारी दिनचर्या बहुत हेक्टिक है, भैया हम तो नहीं कर सकते, ना हम जिम जाएंगे ना कुछ करेंगे। मैं आपको एक आपके ही पॉडकास्ट के माध्यम से सारे लोगों को एक चीज बताता हूँ कि एक सिंपल एक्सरसाइज जो वो बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। आप आराम से लंबा सांस खींचिए,
डीप ब्रीदिंग। सांस को रोकिए हम्म। और 40 सेकंड तक रोक के रखिए ओके। और उसके बाद आराम से छोड़ दीजिए। राइट राइट। हर घंटे जो आप जाग रहे हैं, हम्म अगर आप एक बार ये चीज करेंगे, हम्म। आप अपनी लंग कैपेसिटी को कुछ ही दिनों के अंदर बढ़ा 20 सकते। 30% बढ़ा सकते हैं। ओके। जो 40 सेकंड तक नॉर्मली सांस रोक सकता है, हम्म वो समझे उसके लाइफ की ग्रीन लाइट जल रही है, हम्म और जो नहीं रोक सकता वो हम्म समझे कि उसकी रेड लाइट जल रही है। अब वो हम्म। अपनी कैपेसिटी को आहिस्ता आहिस्ता हर दिन थोड़ा बढ़ा। थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करे, हम्म और अगर नहीं बढ़ रही है, वो नहीं ले पा रहा है, हम्म तो इमीडिएटली अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या अपने आसपास के फिजिशियन को दिखाए कि हम्म मैं 40 सेकंड्स भी सांस नहीं रोक पा रहा हूँ। हम्म। तो ये एक स्क्रीनिंग या एक रेमेडियल मेजर रेमेडी। मैं आपके पॉडकास्ट से हर किसी को दे रहा हूँ। अब राइट। ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने टेबल पे बैठे कर सकते हैं, मैं अपने हम्म। ऑपरेशन थिएटर में बैठे कर सकता हूँ, लोग कंप्यूटर पे बैठे कर सकते हैं, रेलवे राइट। वाला अपने कैबिन में बैठे कर एक सकता है। हैबिट बनाने की इट्स ए जरूरत हैबिट है। विच हैज टू बी फॉर्म्ड अगर आप अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक है, ये भी आपने एक प्रिवेंटिव स्टेप बताया, और आपने स्क्रीनिंग भी बताया कि जैसे हम बार बार सर्वाइकल कैंसर के बारे में जैसे जी गवर्नमेंट भी बिल्कुल बात कर रही है, बिल्कुल स्क्रीनिंग पे काफी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल जोर दे रहे हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे बिल्कुल में बिल्कुल। स्क्रीनिंग, लंग की एलडीसीटी भी। अब इज गोइंग टू, अब जितने भी जी। अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो आपका अवेलेबल। ईयरली हम्म हेल्थ चेकअप होता है, हम्म। उसमें एलडीसीटी को इंक्लूड किया जा कर रहा है। सकते हैं बिल्कुल। तो ठीक है सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा पोल्यूशन की बात कर रहे थे, जी क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क जी फैक्टर है, जी और अगर हम बाहर के पोल्यूशन की जैसे जी आउटडोर पोल्यूशन की बात करते जी हैं तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसमें बहुत जरूरी है, बहुत और ज़्यादा। अभी जी सरकारें उस दिशा में काम काफ़ी कर भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल पर ज्यादा समय हमारा देखिए अंदर, या तो ऑफिस के अंदर बीतता बिल्कुल है, बिल्कुल या जब हम घर में जाते हैं तो बिल्कुल सर वहां पर हमारा बिल्कुल स्पेंड होता है। तो बिल्कुल। घर या ऑफिस भी क्या उतना ही ज्यादा मतलब पोल्यूशन से प्रोन है जितना हम बाहर जब। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं सर जो हमारे घर में हम्म। शायद बाहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोगों को आदत है अगरबत्ती वगैरह जला के करने की। ठीक फ्रेगनेंस है, की फ्रेगनेंस के खुशबू। लिए, बिल्कुल। या बहुत सारे केमिकल्स यूज करने के लिए, फ्रेगनेंस के लिए, हम्म डियोज यूज करने की, हम्म। ये आपके क्या मॉस्किटो रिपेलेंट्स को बहुत ज्यादा हाँ, यूज या करने रूम की, फ्रेशनर रूम वगैरह। फ्रेशनर को यूज करने जी की, जी ये जी। सारे एरोसोल्स हैं। ओके। ये अर्बन इंडोर पोल्यूशन के बहुत बड़े कारण हैं। सो हम्म। जितना आप इनको अपनी लाइफ से कम करेंगे, हम्म उतना इम्पोर्टेंट है। हम्म अब आप कई जगह देखेंगे, मैं पॉलिसी मेकर से भी बात करता रहता हूँ हम्म कि ये जो डोर टू डोर कारपेटिंग होती है, हम्म। अगर आप ऐसा कराते हैं हम्म। तो ऑलमोस्ट डेली आपको उस डोर टू डोर कारपेटिंग को वैक्यूम करना पड़ेगा, क्लीन। क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे कण वो जमा हो जाते हैं। हम्म जब आपके छोटे बच्चे उस पर क्रॉल करते हैं, आपके बूढ़े बुजुर्ग उसके आसपास बैठते हैं, वो हम्म कण जाके सारे के सारे उनके उसमें चले जाते हैं, हम्म फेफड़े में चले जाते हैं। हम्म। बड़े बड़े लोग पर्दे लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा जी। अपने घर को वो डेकोरेटिव मटेरियल से सजा लेते हैं। हम्म उन सब डेकोरेटिव मटेरियल, बड़े बड़े पर्दों के अंदर बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे कण पोल्यूशन के जाके चिपक जाते हैं, और बार बार वो आप अपने श्वास नली लंग्स में ले में। रहे हैं। अगर आपको इन चीजों से बचना है, कीप इट वेरी सिंपल, हम्म। बिल्कुल लाइट रखिए, चीज़ों को कम रखिए, डोर टू डोर कारपेटिंग की जगह आप प्लेन फर्श फर्श रखिए, पे। वो ज़्यादा बेटर है आपकी इंडोर हेल्थ के लिए। और ओके। गांव में जो एक इंडोर हेल्थ का, एयर पोल्यूशन का पोल्यूशन। बहुत बड़ा कारण है, हम्म वो है चारकोल बर्निंग या चूल्हे के ऊपर बनाना। हम्म एक स्टडी हुई सर उस चूल्हे के आसपास का PM 2.5 लेवल देखने के लिए, हम्म। जिसमें वो माता जी जी जी। बना रही हैं और छोटा बच्चा वहीं है और एक बुजुर्ग लेडी भी लेटी हुई है। हम्म। वहां का PM 2.5 25,000 के करीब होता है, 25,000 के करीब। उसी हवा में वाह। क्लोज झोंपड़ी के अंदर वो हम्म माता जी भी सांस ले रही हैं, वो बूढ़ी बुजुर्ग औरत भी ले रही हैं, और हम्म वो छोटा बच्चा भी ले रहा है। अब हम्म। सोचिए उनके लंग का क्या हाल हो रहा होगा। वाह। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्कीम करी, जो हम्म। उज्ज्वला स्कीम है, जिसके अंदर जी जी। CNG और वो सब यूज किया जा रहा है, ये बहुत हेल्प करेंगी गाँव वगैरह के का एरियाज में जो जाके। इंडोर पोल्यूशन की। बिल्कुल। नहीं, आपने कुकिंग की बात की, तो जो जी शहरों में जैसे कुकिंग है तो जी उनका उसमें भी कुछ बिल्कुल पोल्यूशन। सर, क्योंकि ओके। शहरों में लोग चिमनीज वगैरह यूज नहीं करते हैं, एग्जॉस्ट यूज नहीं करते, क्लोज बहुत किचन, स्मॉल किचन्स बना लिए हैं लोगों ने। जब भी हमारा पेशेंट कोई डिस्चार्ज होता है जिसकी हमने सर्जरी वगैरह किया, वो हमसे सवाल पूछता है मैं कुकिंग कब से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ चलो नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट जब भी आपको कुकिंग करनी है, आपको एक हाई ग्रेड चिमनी का यूज इस्तेमाल करना है, ताकि सारा धुआं हम बाहर की तरफ जाए, और वहीं पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए जो बाकी बचे हुए धुएं को बाहर। ये दोनों चीजों के साथ आप कुकिंग करिए तो फिर भी ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज उसमें इनके बगैर करेंगे और सारे फ्यूम्स वगैरह सारा कुछ अंदर जा रहा है आपके, तो आपके लंग को डैमेज ही करेगा, सुधारेगा। राइट। तो सर एक और चीज, जैसे हम बात करते हैं कि फ्रेश एयर आपको लेनी चाहिए, तो जी जब भी हम घर पे रहते हैं तो हमारे अगर विंडोज वगैरह हम ओपन करके रखें बिल्कुल
तो क्या वो सेफ है? सर डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हम्म, एरिया में हैं, मेन रोड वो पे मेन रहते रोड पे हैं और आप हम्म, खोल के रखते हैं, तो हो हम्म, सकता है आप ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं अपने आप को। राइट एक एक और स्टडी में आपको कोट करता हूँ। हाँ एक चाइना में स्टडी की गई सर, जिसमें बच्चों के आईक्यू लेवल को कंपेयर किया उन्होंने। हम्म उन्होंने देखा जो बिल्कुल मेन रोड के, जो हाईवे के आसपास बच्चे हैं, हाँ उनके आईक्यू लेवल को गांव के लेवल से, जहां पे वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत कम है, हम्म उससे कंपेयर किया उन्होंने। ये 10 साल पहले की स्टडी बता रहा हूँ आपको। और देखा गया कि जो आईक्यू लेवल इन बच्चों का है जो हाईवे के बिल्कुल पास रहते हैं, हम्म कम से कम 10 to 15 पॉइंट्स लोअर है उन बच्चों से जो वहां पे तो मतलब मेन रोड भी मेन हाईवे रोड जो पे। भी, तो वो अच्छा पोल्यूशन की वजह से ही। ठीक है अब मुझसे लोग कई बार पूछते हैं सर पोल्यूशन से डिजीज क्या क्या होती है। हाँ सो आपके बालों से लेके आपके पैर के नाखून तक जितनी डिजीज आपको पता है, उन सब का कारण पोल्यूशन है। हेयर लॉस हो रहा है लोगों राइट को, राइट, एक काफी कारण ज्यादा पोल्यूशन है। राइट ओबेसिटी की बात आपने की, हाँ ऑक्सीनोजन ग्रेड हम्म 1 ऑक्सीजन है पोल्यूशन। हम्म कार्सिनो मतलब कैंसर की बात की, हम्म ग्रेड 1 कार्सिनोजन माना है डब्ल्यूएचओ ने पोल्यूशन को। हम्म, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, हाँ बहुत सारी और चीजें, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, शुगर बढ़ रहा है, सबका कारण पोल्यूशन है। हम्म हमारे बच्चों का एडीएचडी बढ़ रहा है, हम्म अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो रहा है, बच्चों को हम्म कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है, हम्म पोल्यूशन भी उतना ही बड़ा कारण है। हम्म जैसे मैंने आपको स्टडी बताई कि हम्म जितना आप पोल्यूटेड एरिया के पास हैं, हम्म आपका आईक्यू कम है, ओके जितना आप पोल्यूशन से एरिया दूसरों से आपका आईक्यू ज्यादा नहीं नहीं बिल्कुल। अभी आपने जो पिछले सवाल में बात की थी, है। जी हमने अपनी किडनी हेल्थ का और लंग हेल्थ का कनेक्शन आपने बताया, बिल्कुल एक्सिस बताया। बिल्कुल सर। तो लंग्स हेल्थ का और ब्रेन का भी कोई एक्सिस है, जैसे गट ब्रेन? बहुत बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट सर कैसे? हमारे। और ये एक्सेस सर, अब चलिए हमें साइंस में अब पता चला, हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया, हम्म हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने योगा को इजाद किया हम्म सर, उन्होंने ये कनेक्शन बहुत पहले समझ पहले से, लिया था। अच्छा, आप देखिए, आप तो बहुत एविड योगा करते जी हैं। जी आप जितने भी एक्टिविटीज करते हैं योगा में, जैसे आप सूर्य नमस्कार को ले हम्म लीजिए, जब भी आप कोई पर्टिकुलर आसन उसका करते हैं, तो हम्म एक पर्टिकुलर श्वास का भी उसमें होता है कि यस कब आपने सांस छोड़नी है, फिर कब रिटर्न आपने सांस लेनी है, कितनी छोड़नी है, कितनी लेनी है। तो हम्म वो लोग जानते थे हमेशा कि हम्म हमारी लंग कैपेसिटी का, हमारे ब्रेन से, हमारी मेडिटेशन से पूरा का पूरा गठजोड़ है। हम्म अगर हम कॉन्शियसली अपने लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, हम्म तो ये योगा जैसी चीजों को हमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। हम्म बहुत कॉमनली एक एम्स की स्टडी है सर, हम्म कि जो योगा करते हैं अपनी सांस को रेगुलेट रेगुलेट करके करते प्रॉपर हैं, उसके साथ, जी और जो बिना उसके करते हैं, हम्म जो योगा सांस के उसके साथ करते हैं, हम्म उनमें जो इफेक्ट्स होते हैं, दे आर फार बेटर इन दोज पेशेंट हम्म और पीपल, हाँ रादर देन हु जस्ट डू इट फॉर फन और समथिंग लाइक दैट। राइट सो हमारे आपका ब्रेन का हमारे हर ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी राइट पॉजिटिविटी पे, हमारी हर चीज पे, हम्म और पर्टिकुलरली लंग हेल्थ के ऊपर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। तो इसी में एक चीज और पूछना चाहूंगा कि लंग हेल्थ के लिए जैसे हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में अगर राइट एक्सरसाइज क्या है? एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में हम बार बिल्कुल बार है सर, बात कर वो ही आप रहे बड़ी हैं, कॉमनली कर जी सकते जी। हैं। साथ के साथ अगर देखें आजकल हमारे यूथ में या वैसे भी जिम वगैरह के अंदर बात करें, बिल्कुल तो सर, जुम्बा हो गया, डांस हो गया, तो वो भी क्या लंग हेल्थ के लिए बहुत बेटर इंपॉर्टेंट सर। है? राइट, एनी काइंड ऑफ कार्डियो, कार्डियो जो का, रनिंग हो सकती है, जुम्बा हो सकता है, डांस हो सकता है, ट्रेडमिल रनिंग हो सकती है, हम्म क्रॉस ट्रेनर, कुछ भी, हम्म एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पर डे हम्म हमारी लाइफ में इंक्लूड होना ही होना चाहिए। ओके अब जिम से एक मेरा वो है सर, हम्म कि जिम हम्म वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारे आज से 15-20 साल पहले। हम्म आप उस टाइम उसको जिम नहीं कहा जाता था, अखाड़ा कहा यस जाता यस था। बिल्कुल वहां बिल्कुल हनुमान जी की मूर्ति लगी होती थी, लोग हम्म जाते थे रिलीजियसली, बिल्कुल सिर्फ दंड पेलते थे, बैठक करते थे, हम्म सारे वो चीजें करते थे। हम्म वैसे ही मॉडर्न जिम जाइए, ये सब कुछ करिए, पर हम्म वहां के सप्लीमेंट्स मत लीजिए। ओके क्योंकि राइट जो ये लंग जो सप्लीमेंट्स हैं, इन सब सप्लीमेंट्स में, बहुत सारे सप्लीमेंट्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। और जो ये स्टेरॉइड्स होते हैं सर, ये एक ऐसी चीज है जो हम्म हमारे शरीर को कुछ ही सालों के अंदर पूरी तरह से मार देगी। आपने हम्म कोविड में भी देखा, जब ओवर द काउंटर लोगों ने स्टेरॉइड्स लेने शुरू किए, हम्म उनको कितनी सारी बीमारियां हुई, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, और हम्म वो पेशेंट सीधा मृत्यु दर को ही प्राप्त हुए, वो राइट राइट बचे ही नहीं वो पेशेंट्स। सो कोई भी कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह सप्लीमेंट को नहीं अवॉइड लेना, करिए, राइट नॉर्मल एक्टिविटी करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, रनिंग करिए, सब कुछ करिए, सप्लीमेंट्स मत लीजिए। तो सर कुछ व्यूअर्स का, फ्रेंड्स का ये सवाल रहता है कि भाई बाहर तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो बेटर है हम फिर जिम में ही एक्सरसाइज कर लें। जी तो जो बाहर वॉक करते हैं वो जी क्या सेफ नहीं है? सर, कुछ
लेवल्स अगर अगर बड़े 250 के करीब आपका AQI है तो बाहर वॉक Avoid. करना अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलरली बुजुर्गों को और बच्चों को, क्योंकि सबसे ज्यादा वेनरेबल पॉपुलेशन यही होती है। अदरवाइज जब आपका पोल्यूशन लेवल अच्छा है सो सुबह के टाइम पे बाहर वॉक करना या बाहर रनिंग करना भी उतना ही अच्छा है जितना जिम के अंदर, या रादर आप कहें कि थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है। साइकिलिंग कुछ लोग करते हैं सुबह बहुत अच्छा है सुबह, सर, तो वो वेरी गुड। एग्जर्शन होती है, तो आप अगर पोल्यूशन में कर रहे हैं तो ठीक है वो। बिल्कुल, अगर बहुत पोल्यूटेड है सर तब तो फिर तब अवॉइड अवॉइड करना करना चाहिए। अगर नॉर्मल एक्टिविटी है, साइकिलिंग इज तो वेरी गुड एक्टिविटी। cycling। हाँ, अब आप साइकिलिंग हाईवे के ऊपर कर रहे हैं, आई डोंट हम्म। रिकमेंड दैट सर, क्योंकि राइट। उसमें आप इतने फ्यूम्स ले रहे हैं, इतना सब कुछ ले रहे हैं। आप साइकिलिंग ट्रैक पे करिए, आप अपने मोहल्ले के अंदर करिए, अपने सोसाइटी के अंदर करिए, दैट इज गुड। बट अब जैसे ही आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं विदाउट एनी गियर एंड ऑल दो स्टफ, दैट इज डेंजरस ऑल्सो एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अभी इंडिया में हम शायद 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे हैं इस चीज में। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स वगैरह बनेंगे, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा है, ठीक है, वैसा जैसे जैसे बनना स्टार्ट होगा राइट। सो वो देन इट इज ओके। तो साइकिलिंग या रनिंग के साथ कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो मास्क भी पहनते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए अवॉइड सर, ही करना क्योंकि जितनी भी स्ट्रेनस एक्टिविटीज होती हैं उसमें गैस एक्सचेंज बहुत फास्ट हो रहा होता है, राइट। और जो मास्क होते हैं वो उस चीज को हैम्पर करते हैं। कई बार हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स CO2 नार्कोसिस वगैरह में भी चले जाते हैं, जो वनरेबल होते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा N95 पहन के बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी आधा 1 घंटा करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। अवॉइड करना चाहिए। एक से दूसरा, जैसे कई बार हम इस तरह की एग्जर्शन वाली एक्टिविटीज के लिए बात करते हैं कि आपको पहले से हार्ट के लिए कुछ बेसिक टेस्ट कराने हैं, तो लंग के लिए भी कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टूल है कि कहीं आप मैराथन में जा रहे हैं, आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो लंग हेल्थ को भी चेक कराना जरूरी है? अगर आप थोड़ा से कंसर्न है इस चीज को और आपको लगता है कि आप वल्नरेबल पॉपुलेशन में हैं, आपको लगता है कि सिगरेट स्मोकिंग आपने बहुत की है, तो मुझे लगता है कि एक बार एक PFT जरूर करा लेना चाहिए। PFT होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है। ये बड़ी आराम से रीड किया जा सकता है, कोई भी अच्छा फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट इसको रीड कर सकता है। वो आपको एकदम बता देगा कि आपकी लंग की कैपेसिटी कैसी है और इसके लिए कोई आपको रेमेडियल मेजर लेने की जरूरत है या नहीं है। वेरी वेरी सिंपल टेस्ट, ऑलमोस्ट अवेलेबल एवरीवेयर नाउ, PFT। तो आपने लंग हेल्थ के लिए ओवरऑल जैसे बात किया, एक तो PFT अपना लंग फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, साथ के साथ जो स्मोक करते हैं उनको LDCT, अगर उनको लगता है कि 10-15 साल स्मोकिंग हो गई है तो उनको अभी बंद कर देनी चाहिए और इमीडिएटली अपना LDCT कराना चाहिए, और साथ के साथ वैक्सीन को भी जोड़ लें 100%। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आजकल एंटी एजिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है और लोग हम अपने इंटरनल ऑर्गन की एज के बारे में बात करते हैं, और कई बार कुछ ऐसी स्टडीज भी होती है जैसे अल्ट्रासाउंड कैरोटिड वगैरह में करते हैं, तो हमें उसमें दिखाई देता है कि आपकी आर्टरीज काफी थिकनिंग है, आपकी आर्टीरियल एज कितनी है। तो लंग की भी ऐसा कुछ एज होता है कि जो मेरी क्रॉनिकल एज है या मेरे लंग की एज है? बहुत सारे लोग जो नॉर्मल दिखते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ सर जो जंक खा रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं है, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर वो 40 का इंसान है और आप उसकी बायोलॉजिकल एज 40 है बट आप उसकी लंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 60s के बराबर आएगी। आप उसका PFT करके देख लीजिए, वो PFT कर ही नहीं पाएगा, शायद हो सकता है वो इतनी जोर से फूंक मार ही नहीं पाएगा कि वो PFT जो स्टडी है वो कंप्लीट हो पाए। सो लंग हेल्थ जो है वो हमारे हमेशा पीछे चलती है, हमारे आगे नहीं। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यूथ है, एटलीस्ट जो यंग पॉपुलेशन, तो चलिए फिर भी कुछ एक्टिविटी कर लेती है, खेल रही है, जो जैसे ही यूथ से आप 40s में आना स्टार्ट हुए और जब आपकी ये काम बहुत बढ़ गया, एक्टिविटीज डाई डाउन हुई, ये वो समय है कि हमें जाग जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भैया ये तो ठीक है जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे पैसा कमाना है वो सब कुछ ठीक है, मेरा बॉस, मेरी घर, लेकिन मुझे अपने लिए क्या करना है। तो एटलीस्ट 1 आवर ए डे आपको अपने पे देना ही पड़ेगा। उसमें आप 30 मिनट्स की कोई रनिंग जॉगिंग करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, थोड़ी वेट ट्रेनिंग करिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी है अपने लंग्स की एज को कम करने के लिए, नहीं तो 40 में लंग्स हो जाएंगे 60 के आपके। राइट। एक जो स्टडी आई थी सर, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली बात करेंगे, जो दिल्ली NCR में रहते हैं उनकी उम्र पोल्यूशन की वजह से कम हो जाती है। बहुत ही दुखद बात है। जी जी। मैं ये नहीं कहता कि सर ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली NCR की है। अब एक WHO की एक डाटा आया है कि वर्ल्ड के 20 जो मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट्स हैं, शहर हैं, उसमें 15 भारत में है। उसमें दिल्ली थोड़ा नीचे ही है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली नंबर 1 है सर,
उसके ऊपर पर गाजियाबाद दिल्ली है, से और लोगों से की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, एक्चुअली नेशनल दिल्ली कैपिटल नेशनल कैपिटल है सर, मतलब हमारा फेस है। फेस। तो अगर हमारा फेस ही गंदा होगा तो हम क्या हाँ दिखाएंगे लोगों को, एग्जैक्टली। इसलिए दिल्ली उसमें आ जाता है। लेकिन हाँ, दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है सर, 100% मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी, अब जो मैं आपको अभी तक बता रहा था कि जो हमारे वायरल डिजीज बढ़ रहे हैं, वो जो है बेस, मतलब वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, सॉरी, कि जो पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आ रहे हैं प्रॉब्लम की वजह से, इसके नीचे वो पेशेंट्स हैं जिनको साइलेंट डिजीजेस हो रही हैं, इनके नीचे वो पेशेंट्स हैं जिनको साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और उनके नीचे जो बेस है बहुत बड़ी, जो 140 करोड़ जनता की है भारत की, वो है जिनकी लंग कैपेसिटी रोज के रोज कम होती जा रही है। सो सिर्फ दिल्ली की या इतने ही पोल्यूटेड एरिया की हवा में सांस लेने की वजह से हम अपनी लाइफ के 5 से 7 साल कम कर देते हैं। ये कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, हमें सोचना पड़ेगा। समझ गया। नहीं नहीं, बिल्कुल हम हेल्थ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, लाइफ बिल्कुल एक्सपेक्टेंसी की। पर इसमें एक चीज और है सर, जो सबसे बड़ी अभी चुनौती एक और हम जी देख भी रहे हैं कि ज्यादातर हमारे जैसे काफी सारी इस तरह का जो डिजीज का ग्राफ है, जिनमें लोगों को लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत जी भी जी पड़ती जी है। जी जी पर लंग ट्रांसप्लांट को लेकर अभी भी लोगों में काफी ज्यादा मिथ भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल और सर, जिनको जरूरत होती है, जो कराना चाहते भी पहुंच नहीं हैं, पाते, वो पहुंच नहीं पाते बिल्कुल हैं। सर। तो लंग ट्रांसप्लांट को लेकर किस तरह की क्या एडवांसमेंट अभी इंडिया में? सर देखिए, लंग ट्रांसप्लांट इंडिया में बहुत नया है। पिछले हम्म 5-6 साल में ही ये ह्यूमन काइंड के द्वारा की जानी, डॉक्टर्स के द्वारा की जाने वाली सबसे मुश्किल जो दुनिया में सर्जरीज है उसमें से एक है। सो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं था। कुछ ही सेंटर्स हैं इंडिया में, कुछ 1-2 सेंटर्स हैदराबाद में हैं, 1-2 सेंटर्स चेन्नई में हैं, और नॉर्थ इंडिया में मेदांता ही एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे लंग ये ट्रांसप्लांट हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। हम्म सो ये एक बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सर्जरी डिफिकल्ट। होती है, बट इसके पेशेंट्स बहुत सारे हैं सर। ओके। आईएलडी के जितने पेशेंट्स हैं हम्म जिनको अब मेडिकल थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, हम्म ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती जा रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हम्म सिर्फ लंग इन्वॉल्वमेंट है, बाकी शरीर नॉर्मल है, हम्म उन पेशेंट्स को इमीडिएटली अपने फिजिशियन से बात करनी चाहिए, पल्मोनोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए कि मैं मेदांता जैसे अस्पताल में क्या लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर सकता हूँ। ओके। और लंग ट्रांसप्लांट चलिए ठीक है, हमने किया, सक्सेस रेट अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट लंग ट्रांसप्लांट के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर जो जुड़ी है वो है ऑर्गन डोनेशन की। हम ट्रांसप्लांट तभी कर सकते हैं जब हमको किसी से फेफड़ा मिलेगा। अब फेफड़ा कहाँ से मिलता है सर? ब्रेन डेड डोनर से। भारत सरकार की एक साइट है नोटो, उसमें ब्रेन डेड डोनर्स को लिस्ट किया जाता है, और फिर वो आगे बांटते हैं कि कहाँ जाएगा फेफड़ा, किसको मिलेगा। तो जब तक कोई ब्रेन डेड डोनर अपना ऑर्गन डोनेट ही नहीं करेगा तो वो ऑर्गन आगे इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम ये है सर कि भारत में ऑर्गन डोनेशन में प्रॉब्लम ये है सर, मिथ्स बहुत सारे हैं, लोग जानते नहीं है कैसे करना है लोग, और जो जानते भी हैं अगर करना भी चाहें तो जैसे ही कोई कहे कि नहीं मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करना चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं करना सर, आपको नोटो की वेबसाइट पे जाना है, वहां अपने आप को प्लेज करना है, वो आपको एक कार्ड भेज देंगे, आपके पास रहेगा। अब इसके बाद आपको अपने सारे परिवार को बताना है कि मैं चाहता हूं कि अगर कभी किसी वजह से मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे ऑर्गन डोनेट कर देने चाहिए। बिल्कुल। एक आदमी 8 से 9 ऑर्गन्स अपने डोनेट कर सकता है। अपनी आंखें डोनेट कर सकता है, लंग्स डोनेट कर सकता है, लिवर डोनेट कर सकता है, किडनी डोनेट कर सकता है, उसके साथ हार्ट वेल्व्स डोनेट कर सकता है, हार्ट डोनेट कर सकता है। एक ऑर्गन डोनर जो होता है, एक शरीर से 8 नई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कहते हैं नहीं जी, अगर आपने आंख डोनेट कर दी तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। ये सब मिथ्स हैं सर। अगर ये शरीर हम यहाँ मिट्टी में पड़ जाएगा या आग में जल जाएगा, उससे बेटर क्या हो सकता है कि अगर मेरी आज मृत्यु हो जाए और मेरी ये आंखें किसी में चली जाएं जो अगले 15-20 साल मेरी ही आंखों, इन्हीं आंखों से इस दुनिया को देखे, तो इससे अच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए क्या हो सकता है सर। सो महादान कहा गया है ऑर्गन डोनेशन को, इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं अपने आप को ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करिए। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, कई लोगों की जान, कई आईएलडी पेशेंट्स की जान, कई लिवर फेलियर के पेशेंट्स की जान, कई किडनी फेलियर के पेशेंट्स की जान हम बचा पाएंगे इन एडवांस ट्रांसप्लांट से, जैसे लंग ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। बहुत फायदा होगा जनता को। तो इसीलिए आजकल अब तो बहुत सारे, अब तो पीएम ने भी बात की इसके बारे में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके बारे में अब बात कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही है, तभी हम कर पा रहे हैं मेदांता में, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन
जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी हम्म दुनिया को, जनता को बहुत फायदा होगा। बहुत ज्यादा ऑर्गन डोनेशन में स्पेसिफिक अगर हम देखें तो देखिए लिवर और किडनी को लेके थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस जी। होता भी है, बट लंग में तो लंग्स का बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि लिवर और किडनी तो आप लाइव डोनर भी कर सकते जी हैं, जी मतलब एक बिल्कुल रिलेटिव एक भी अपने रिलेटिव को दे सकता है। हम्म लंग में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हम ऑर्गन जो है वो ब्रेन डेड डोनर से ही ले सकते हैं। हम्म अगर आपने किसी का लंग निकाल लिया तो वो तो सांस ही नहीं ले पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए लंग हमेशा वहीं से मिलते हैं। तो मैं हमेशा लंग के बारे में कहता हूँ कि हम्म आप लंग तो डोनेट करने के लिए प्लेज करिए अपने आप राइट राइट को, राइट बिल्कुल क्योंकि वो बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक जैसे सर ज्यादातर हम लैब में देखते हैं कई बार लोगों को जो रिब इंजरी वगैरह होती है जी वो कहीं भी छोटा मोटा जैसे स्कूटी से ही स्लिप हो जी गए और सब हो गए, बिल्कुल तो रिब इंजरी को लेके या कई बार रिब फ्रैक्चर बिल्कुल होता है तो आमतौर पे यही कह दिया जाता है कि ये तो अब ठीक हो जाएगा बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल या हो सकता है मसल इंजरी रही हो और जी। लोगों को कई कई महीनों तक वहां पर पेन, पेन होता रहता है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज बिल्कुल। ऐसी भी रहती है। तो ऐसी इंजरी जब होती है जी हमारी जी जी चेस्ट पे जी। तो वहां पर क्या डूज एंड डोंट्स सर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। आजकल हम्म हमारे हाईवेज बहुत अच्छे हो गए हैं, हम्म स्पीड्स बहुत बढ़ गई हैं व्हीकल्स की, तो हम्म व्हीकुलर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बिल्कुल सबसे कॉमन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो हमारी छाती है। छाती छाती में रिब्स टूट जाती हैं, लंग फट जाता है, वो सब कुछ। हम्म अगर मेजर इंजरी है फिर तो फटाफट किसी अपने पास के इमरजेंसी में जाइए और पेशेंट को दिखाइए। जी वो अपने आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीट करेंगे, ATLS प्रोटोकॉल के हिसाब से। राइट और अगर आपको लगता है कि माइनर इंजरी भी हुई है सर, हम्म सो तब भी आपको अपने फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट, थोरेसिक सर्जन के पास जाना चाहिए। वो हम्म आपका शायद एक एक्सरे करके देखें करके देखिए और या फिर CT करके देखें। हम्म प्रोटोकॉल ये होता है सर, अगर दो एक से दो रिब्स फ्रैक्चर्ड हैं हम्म तब तो आप पेन किलर वगैरह दे के, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बहुत सारे एंटी इंफ्लामेटरी वगैरह दे के पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म अगर 3 या उससे ज़्यादा रिब्स फ्रैक्चर्ड हैं फ्रैक्चर है आपकी, हाँ तो बेटर ये होगा कि सर्जरी करके उन रिब्स को फिक्स कर दिया जाए। ओ क्योंकि हमने देखा है कि हम्म जब 3 से ज़्यादा रिब्स फ्रैक्चर होती हैं या वो बहुत ज़्यादा माल अलाइंड होती हैं, हम्म तो उसमें आगे जाके पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी में और सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके सो उनको सर्जरी करानी चाहिए। अब बिल्कुल छोटी सी चोट है हम्म तब भी आपको अच्छे किसी फिजिशियन के पास जाके प्रॉपर पेन किलर्स वगैरह जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो केमिस्ट की शॉप होती है उस पे जाके ही खुद ही खरीदने लग जाते हैं। राइट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पेन किलर्स आपकी किडनी पे असर कर सकते हैं, लिवर डैमेज पे। कर सो आपके डॉक्टर को हमेशा पता होता है हम्म कि आपकी बॉडी के हिसाब से क्या उसको क्या पेन किलर देना है, क्या हम्म सप्लीमेंट्स देने हैं, क्या हम्म आपको एक्सरसाइजेस वगैरह बतानी है। अच्छा, लोग दूसरा ये क्या करते हैं, हम्म जिनको चोट लगती है हम्म वो एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम्म इससे क्या होता है, मैंने कई बुजुर्गों वगैरह में देखा है, हम्म 5 से 6 दिन के अंदर उनको निमोनिया डेवलप हो जाता है। फिर ओ वो बुखार के साथ सब कुछ के साथ हमारी उसमें इमरजेंसी में आते हैं। हम्म सो इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा ये सकता है। एक बेटर छोटी सी चोट भी हम्म आपको प्रिल्यूड करनी चाहिए कि आप अपने फिजिशियन के पास जाके उसको प्रॉपरली दिखाएं। बिल्कुल। इसमें सर आपने बताया कि अगर आपकी 3-4 रिब्स फ्रैक्चर हो रही है बिल्कुल और ऐसा अक्सर होता है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल तो सर्जरी जैसा बोला, सर्जरी नाम सुनते ही लोगों बिल्कुल को फिर बिल्कुल घबराहट होती है, तो क्या मेजर सर्जरी होती है? सर, मेजर माइनर का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपका जो थोरेसिक सर्जन होगा, हम्म अगर उसको लगेगा कि उसको ये सर्जरी अच्छा करनी है वो रिक्वायर्ड तभी करेगा। ओके ओके लेकिन उसमें भी ये चीज है कि अगर रिक्वायरमेंट है और आप राइट नहीं कराएंगे तो तो आप फिर अपने आप को ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम्म आपकी रिब्स वो हमेशा शेयरिंग करती रहेंगी। हम्म आप हमेशा कहेंगे जी मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से चला नहीं जाता, मैं भाग नहीं सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को हुई थी आज हम्म से 2-3 साल पहले चोट लगी थी, हम्म मैंने उस टाइम कुछ करवाया नहीं, अब ये मुझे प्रॉब्लम होती रहती है। तो इन हम्म सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप अपने थोरेसिक सर्जन से मिलिए तो सही। हम्म, थोरेसिक सर्जन हमेशा सर्जरी तभी प्रिस्क्राइब करेंगे जब उनको जब लगेगा कि उनको ये लगेगा आगे उनको तंग कर सकती है। राइट राइट बिल्कुल। गवर्नमेंट के जैसे इनिशिएटिव्स है खास जी तौर पे अभी टीबी को लेकर जी। एनडीटीबी का, तो उसके ऊपर आप क्या और ऐसे इनपुट्स सर देना बहुत चाहेंगे? अच्छे इनिशिएटिव हैं। जी परसेंटेज में टीबी कम भी हुई है हमारे यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर ट्यूबरक्लोसिस का, कि टीबी अपना ना एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज कर रही है, अपना स्वरूप बदल रही है। इसके साथ सर एक चैलेंज जो मैंने भी फेस जी की, जी। थोड़ा सा उसको एंजाइटी एंड स्टिग्मा अभी भी शहरों में भी है, बहुत बहुत है सर, तो बहुत है। उसको कैसे ओवरकम सर कर सके? टीबी एक ऐसी बीमारी है हम्म जिसकी दवाई अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो हम्म 6 से 9 महीने में ये खत्म हो जाएगी सर, और दोबारा आपको लगेगी ही नहीं। पर टीबी का ट्रीटमेंट प्रॉपर आपको कराना है, राइट दवाई बिल्कुल ठीक लेनी है, हम्म एक्सरसाइज जरूर करनी है, हम्म खान पान बहुत अच्छा रखना है। अगर आप ये तीनों चीजें एक साथ करते हैं, हम्म 6 महीने के लिए टीबी आपके 6 महीने के बाद भाग जाएगी आपके शरीर हम्म से। और इसमें से एक भी चीज आप कम करते हैं, दवाई प्रॉपरली नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर आप अपना खान पान ठीक नहीं
करते तो टीबी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम टीबी के साथ कि पहले हम देखते थे, आज से 15-20 साल पहले जो पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आया करते थे, बहुत ज़्यादा स्लम से, जहाँ बहुत कंजेस्टेड लिविंग होती है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उनमें एक को हुआ तो सबको हो गया। अब हम देखते हैं कि यंग पॉपुलेशन, हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को भी ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक डाइटिंग, एक्सेसिव मतलब शहरों डाइटिंग, में हाँ, खाना नहीं खाएंगे जी, 2 दिन नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे, जीरो फिगर चाहिए, उन गर्ल्स में ज्यादा देखा जा रहा है। दूसरा, जो स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं सर, यूथ जो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज कर रहा है, उनमें ट्यूबरक्लोसिस का अब जो वो है बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो टीबी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, फ्री मेडिकेशन मिलता है। आप तो बहुत सारे टीबी पेशेंट्स को खाने वगैरह के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ये तो सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, और हमें सबको मिलके इसमें एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो पोल्यूशन के ऊपर ले रही है, तो इंडोर के बारे में आपने सभी सोल्यूशन बताए पोल्यूशन के, बट अगर हम आउटडोर पोल्यूशन की बात करें, अगर हम अपने कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें, जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ जो आसपास, या मैं अपने आरडब्ल्यूए की बात करूँ, तो वहां पर क्या हम एज अ सिटीजन स्टेप्स ले सकते हैं? सर, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है, तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। ग्रीन टर्बुलेंट लॉज, अभी हम लास्ट वीक ही एनवायरनमेंट 2025 में गए थे, जहाँ डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, उन्होंने पूरा उसके ऊपर भाषण दिया। बहुत सारे वहाँ पे लॉ मेकर्स वगैरह थे, बहुत गहन इस पे चिंतन हुआ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एज ए इंडिविजुअल मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि अपने 100 मीटर का दायरा देखिए, उस दायरे में चेंजेस लानी स्टार्ट करिए। इंडोर पोल्यूशन के लिए स्प्रेज को कम करिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स को कम करिए, नेट्स यूज करिए रात को। आप जैसे हम आपके स्टूडियो से ही बाहर जाते हैं, सरकार ने तो बहुत अच्छी सड़क बना दी है आपके व्हीकल्स के लिए, बट जो उस सड़क के और हमारे स्टूडियो के बीच का वो कच्चा एरिया है सर, वहां कितनी धूल है। अब वो धूल ही है जो PM2.5 और PM10 में ऐड हो जा रही है। सो आप हर किसी, जैसे हम आप यहाँ के हर रेजिडेंट अगर उतनी ही एरिया को पक्का कर दें तो 10% आपका PM2.5 कम हो जाएगा। जो आपके पार्क्स हैं, वहां मिट्टी पड़ी हुई है, धूल पड़ी है, आप उस पर ग्रास ही डलवा दीजिए। मैं कहता हूँ पेड़ भी मत उगाइए, ग्रास ही डलवा दीजिए। तो जैसे जैसे वो ग्रास ग्रो करेगी, PM2.5 लेवल आपका कम हो जाएगा। आजकल एक इनिशिएटिव अभी मैं प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था, अपनी माँ के लिए एक पेड़ लगाइए, जो उन्होंने स्टार्ट किया। आप कुछ भी करिए, आप अपने बर्थडे पे पेड़ लगाइए, अपनी मदर के लिए लगाइए, अपने लिए लगाइए, अपने नाम से लगाइए। एफॉरेस्टेशन आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ती जा रही है। तो उस पेड़ को लगाइए भी, और उसको नरिश भी करिए, उसको पानी भी दीजिए, उसको धूप भी दिखाइए। एक दिन वो पेड़ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए जो है वो छाया और फल दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉडकास्ट के सर एक अंतिम पड़ाव में एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसा हम भारत में देख रहे हैं, क्योंकि आज हम लंग के बारे में खास तौर पे बात कर रहे हैं, तो जैसे लंग कैंसर है वो भी लेट डिटेक्ट होते हैं, और टीबी भी बात करें। देखिए, एक चीज हो गया स्क्रीनिंग हम बात कर रहे हैं, या फिर प्रिवेंटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो अगर हम भारत में देखें तो बहुत ही कम होता है, और प्रिवेंशन पे हम बात करते हैं। पर लंग की कोई कॉम्प्लिकेशन होने से पहले अपने को कैसे बचा सकते हैं, और थोरेसिक रीजन की कोई भी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन, और साथ के साथ कैंसर को लेट स्टेज में एटलीस्ट हम, क्योंकि शहरों में भी आप देखते होंगे स्टेज 3 लोग आते हैं, तो वो अर्ली डिटेक्शन के लिए थोड़ा और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन में अभी भी ये है, आपने देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम हुई, सपोज करिए एक लेडी है 60 ईयर ओल्ड, 60 साल की उम्र है, उनको बलगम में खून आना स्टार्ट हुआ, वो कम से कम 2-3 महीने तक उसको बताएंगी ही नहीं है अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को। वो सोचेंगी ब्रश से हो गया, गला खराब है। फर्स्ट सिम्टम जब आपका होता है, सर मैंने शुरू में भी आपके पॉडकास्ट में कहा, कुछ भी ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बलगम में खून आ रहा है, छाती में पेन हो रही है, आपकी कैपेसिटी ऑफ वर्क कम हो गया है, इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास जाके दिखाइए। अपना एक भी सिम्टम इग्नोर करना इस टाइम अपनी मृत्यु को बुलाने के बराबर हो सकता है। हमने यहां तक देखा है सर कि पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको स्टेज 1 में डायग्नोज किया, वो कई भ्रांतियों की वजह से वो कहीं होम्योपैथिक में चला गया, कुछ या हम कहते हैं टीबी होगी, हाँ, तो चले गए, रूल आउट। जो 2-3 महीने के बाद वो पेशेंट स्टेज 4 में हमारे पास वापस आया। सो अगर आप इग्नोर करेंगे, अपने आप को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाएंगे, करवाएंगे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएंगी। तो जब आपको पहला सिम्टम अपना लगता है, आपको इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए। वो आपके स्क्रीनिंग करेंगे, वो आपके एडवांस टेस्ट करेंगे। आजकल
हर टेस्ट भारत में अवेलेबल है सर, पेट स्कैन्स, गामा कैमराज, डिफरेंट बायोप्सीज, हर चीज अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर। ये मैं सिर्फ मेदांता जैसे अस्पतालों की बात नहीं कर रहा, तो हम सरकारी अस्पतालों में भारत सरकार ने इतनी फैसिलिटीज को बढ़ा दिया है। कैंसर हॉस्पिटल्स, अभी जेवर में कैंसर, ये जारसा में कैंसर हॉस्पिटल है, दिल्ली में कैंसर हॉस्पिटल बनाया है पूरा। तो इन सब में ये फैसिलिटीज अवेलेबल, आप जाइए तो सही, आप अपना इलाज शुरू तो करवाइए, क्योंकि अगर आप नहीं करा रहे हैं तो आप अपनी मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं प्रॉपरली, इसलिए करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने खैर लंग्स का लेकर सभी चीज़ों को, जितने भी मिथ्स थे उनको क्लियर किया। और लंग हेल्थ की जैसा ज़्यादातर बात करते हैं हम, तो बस वहाँ पर एक सिगरेट स्मोकिंग को उससे लिंक करते हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर है जो अल्टीमेटली हमारी लंग हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। आपने सभी चीज़ों का सोल्यूशन भी बताया, टिप्स भी बताए, और ओवरऑल अगर इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग भी हो गई, प्रिवेंशन भी हो गई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी आपने बात की, तो काफी हद तक जो लंग से रिलेटेड जी जी जो डिजीज है उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।